हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीएस एनसीईआरटी के महत्व, उसके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि किस प्रकार से जब हम लोग इंटर या ग्रेजुएशन के बाद में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाते हैं तो एनसीईआरटी का क्या रोल रहता है हमारे एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो आइए हम इसका देखते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट अलग अलग एग्जाम पे पड़ सकता है। जब आप यूपीएससी देने जाते हैं, यानी आप आईएएस के एग्जाम दे रहे हैं, आईपीएस के एग्जाम दे रहे हैं, तो उस केस में देखें तो 50 से 60% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं। और यहां पर एनसीईआरटी हम 6 से 12th की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यदि हम एनडीए सीडीएस की तरफ जाते हैं तो यहां पर आप कह सकते हैं कि 70 से 75 या 80% तक क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाते हैं एनसीईआरटी से। और इसके अलावा यदि हम स्टेट लेवल के पीसीएस की एग्जाम की बात करें, स्टेट पीसीएस की बात करें, चाहे आप एमपी पीसीएस दे रहे हों, बिहार दे रहे हों या यूपी का एग्जाम दे रहे हों, तो वहां पर भी लगभग 60 से 65% तक आपको हेल्प करता है एग्जाम के लिए। और इसके अलावा अन्य जो वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम्स में भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। तो हम कह सकते हैं कि हर एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो आपका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी आपका बेस बनाती है। और बेस आपका कब बनता है? आपकी तैयारी हमेशा कंसेप्चुअल होनी चाहिए, ना कि फैक्चुअल। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं तो चीजें आपकी क्लियर रहती हैं और लंबे समय तक आप उनको लर्न भी कर सकते हैं, याद मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज जीएस एनसीईआरटी से पता चला होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दूसरी बात, हम चाहेंगे कि आपको कोई ना कोई टॉपिक बताएं कि हमें एनसीईआरटी में कैसे कैसे पढ़ना है या किस तरीके से हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक हम टॉपिक लेंगे, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य भारत का क्लासिकल एज है, गोल्डन एज है, स्वर्ण काल है, तो कैसे है? इस टॉपिक से जब हम क्वेश्चन देखें किसी भी एग्जाम के लिए, आप यूपीएससी की बात करें, स्टेट की बात करें या एनडीए सीडीएस की बात करें, तो इस टॉपिक से पर्टिकुलर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और जब हम कहते हैं कि यह क्लासिकल एज है, तो क्लासिकल एज की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ ही होता है कि इस समय का जो व्यापार रहा होगा, इस समय का जो लिटरेचर, यानी हम कह सकते हैं कि जो इस समय का लिटरेचर होगा, यानी साहित्य जो होगा हमारा, इस समय का जो आर्किटेक्ट होगा, स्थापत्य होगा, मकान बनाने का तरीका स्थापत्य होगा, या हम कहें कि उस समय ट्रेड देश के अंदर भी, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से ट्रेड हो रहा था। गोल्ड कॉइन्स भी सबसे ज्यादा इशू किए गए थे इस समय। तो ऐसी स्थिति में यानी हम कह सकते हैं कि इस समय के सभी लोगों का जीवन काफी बेहतर था। तो हम इस टाइम को कह देते हैं, या इसको इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं, बैकग्राउंड में चलते हैं। जब हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि जब मौर्य काल का डिक्लाइन हुआ, यानी मॉडर्न पीरियड का डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद में भारत में यह सिचुएशन आती है कि भारत का जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है वहां पर कई प्रकार के फॉरेन इन्वेजन हुए, जिसमें शक, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, हुन्स, इस तरीके के रूलर्स वहां पे अपने राज्य को स्टेब्लिश कर लेते हैं। दूसरी तरफ भारत के अंदर यदि हम देखें तो कई छोटे छोटे राज्य स्टेब्लिश हो जाते हैं। तो मौर्यन एम्पायर के लगभग 600 साल के बाद जाकर के तब गुप्त साम्राज्य का दौर आता है। और गुप्त साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? इतिहासकार उसी को इतिहास मानेंगे जिसके पास हमारे पास एविडेंस भी हो। बिना एविडेंस के तो इतिहास होता नहीं है। तो हम यहां पर कहना चाहेंगे कि इसी पृष्ठभूमि में जब मौर्य काल के बाद में गुप्त काल स्टेब्लिश हुआ तो पहली बार पॉलिटिकल यूनिटी दोबारा हमें भारत में दिखाई देती है। तो गुप्त राजवंश को जानने के जो हमारे पास में सोर्सेस हैं, जो भी सोर्सेस हैं, तो उनमें सबसे पहला आपका आ जाता है आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल जब हम कहते हैं तो आर्कियोलॉजिकल का मतलब ही होता है कि ऐसी कोई भी चीजें जो जमीन के नीचे छिप गई हैं
या समय के साथ साथ में हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, वो हमारे सामने नहीं आ पाई हैं। यानी जो चीजें डिसअपियर हुई हैं, वो चाहे जमीन के नीचे हुई हो या कहीं जंगलों में छिपी हुई हो, तो उनको हम पुरातात्विक कहते हैं। और पुरातात्विक जो चीजें होती हैं कितनी पुरानी है, ये जानने के लिए हम कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग या C14 के आधार पर हम निकाल लेते हैं कि किसी भी वस्तु की उम्र कितनी है। और जब हम पुरातात्विक की बात करते हैं तो हमें गुप्त काल के सिक्के भी मिलते हैं, उस समय के इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख भी मिलते हैं, मॉन्यूमेंट स्मारक मिलते हैं, टेम्पल्स मिलते हैं उस समय के। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इस दौरान लिटरेचर लिखा गया। लिटरेचर लिखने वाले कई लोग थे, जिनमें कालिदास, विशाख दत्त, इस तरीके के लोगों ने हमारे देश में यानी गुप्त काल के समय में एक प्रकार से कह सकते हो कि लिटरेचर में एक प्रकार की प्रॉस्पेरिटी आई, समृद्धि आई। और इसके अलावा विदेशी यात्रियों का भी जिक्र आता है कि कई विदेशी यात्री हमारे यहाँ पे आए, जिनमें फाहियान हो गए। फाहियान तो यहाँ पर लगभग 15 वर्षों तक आके रुका था, और 15 वर्षों तक आने के बाद में उसने उस समय के समाज के बारे में लिखा है कि कैसा समाज था, राजा किस प्रकार से जनता के बीच में रहता था, या जीवन यहाँ के लोगों का कैसा था। तो ये सारी बातें हमें विदेशी यात्रियों के विवरण से मिल जाती हैं। तो कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिल रहे हैं, कुछ साहित्यिक सोर्स मिल रहे हैं, और कुछ हमारे यहाँ पर विदेशी यात्रियों के विवरण मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन की बात हो रही। यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन हमने लिया है तो ये एक्चुअल में क्या है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति का मतलब क्या है? प्रयाग प्रशस्ति का मतलब यह है कि प्रयाग में एक हमें इंस्क्रिप्शन मिला, एक अभिलेख मिला, और इस अभिलेख में हमें तत्कालीन राजा समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। हिस्टोरियन एवी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा था, और इस प्रयाग प्रशस्ति से हमें नेपोलियन के द्वारा जो भी विक्ट्री की गई, या किस प्रकार से उसने साउथ इंडिया को कैप्चर कर लिया, या साउथ इंडिया को कैप्चर करने के बाद में उनके राजाओं को कैसे उनका राज्य वापस कर दिया, ये सारी बातें हमें इसी इंस्क्रिप्शन से मिलती हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चलते थे। कई बार क्वेश्चन आता है सिक्कों, यदि हम कॉइन्स की बात करें तो एक तो आपका आता है कि सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स कौन लेकर आया, तो इंडो ग्रीक शासक लेकर आए थे। प्योर गोल्ड कॉइन कौन लेकर आया था, तो कुषाण शासक आए थे। लेकिन मैक्सिमम नंबर्स में या लार्जेस्ट नंबर में गोल्ड कॉइन कब इशू हुए किए गए थे, तो वो आपके गुप्त काल के समय में हुआ था। कालिदास जैसे लोग भी इसी समय थे, इनकी रचनाओं से भी हमें सारी जानकारी मिलती है। और फाहियान और ह्वेनसांग का जो जिक्र कर रहे हैं, तो ये सब चाइनीज ट्रेवलर थे, चीनी यात्री थे, जिन्होंने उस समय के दौर में लिखा है। यदि हम फाहियान की बात करें तो फाहियान तो उसी समय आए थे जब यहां पर गुप्ता पीरियड चल रहा था, यानी जब गुप्त काल का समय चल रहा था, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए थे। और मेगस्थनीज उसके कुछ समय के बाद, जब गुप्त काल का या गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद में हर्षवर्धन का साम्राज्य बनता है कन्नौज से लेकर के प्रयाग के बीच में, तब मेगस्थनीज आया था। लेकिन मेगस्थनीज ने भी अपने अकाउंट्स में, अपने विवरण में तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन किया है, और साथ में गुप्ता पीरियड के बारे में भी बात की है। इसके बाद में हम देखते हैं, यह भी आपका एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के तौर पर है। ये जो एविडेंस है आपका, ये आपका दशावतार टेम्पल है, दशावतार टेम्पल। और जब हम दशावतार की बात करते हैं तो ये विष्णु से जुड़ा हुआ टेम्पल है, क्योंकि ऐसी मान्यता है हिंदू माइथोलॉजी में कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, और इन्हीं 10 अवतारों में से एक मंदिर है जिसको हम कहते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर को जब हम देखेंगे तो जो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करने वाली जो टाइम है वो गुप्त काल से ही शुरू होता है। आप कह सकते हैं कि इसके पहले एंशिएंट समय में, चाहे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में चले जाएं या मौर्य पीरियड में चले जाएं, तो वहां पर हमें मूर्तियां तो मिलती हैं, लेकिन हमें टेम्पल नहीं मिलता है। यानी जो मूर्ति जहां पे रखी जाती है, जिसको हम गर्भगृह कहते हैं, सैंक्टम कहते हैं, उसके ऊपर जो हम एक प्रकार का आर्किटेक्ट खड़ा कर देते हैं, वही टेम्पल होता है। तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो आपका यही गुप्त काल से शुरू हुआ।
और ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये बेतवा नदी के किनारे ललितपुर में स्थित है। अजंता एवं बाघ की गुफाएं, अजंता गुफाओं की बात करते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र में है, और जब हम बाघ की गुफाओं की बात करते हैं तो एमपी में है। तो अजंता और बाघ की गुफाओं में कुछ केव पेंटिंग जो की गई है ये भी गुप्त काल से ही संबंधित है। अब यहां पर हम देखते हैं रूलर्स, गुप्त काल के कौन कौन से किंग्स हुए हैं या रूलर्स हुए हैं। जब हम रूलर्स की बात करते हैं तो रूलर्स हमें सारे यहां पे नहीं देखने हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके आते हैं तो चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, कुमारगुप्त हो गए और चंद्रगुप्त सेकंड हो गए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके अभी तक आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में वो आपके यहां से आते हैं। भले ही श्रीगुप्त इसका फाउंडर है, यानी यहां पर श्रीगुप्त क्या है, इसका फाउंडर, फाउंडर इसका बना कौन, श्रीगुप्त। लेकिन श्रीगुप्त जो है एक छोटा सा सामंत जैसा था, ये इसका जो टेरिटरी थी, जो इसके राज्य की टेरिटरी थी वो बहुत बड़ी नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में श्रीगुप्त के बाद में इसका बेटा घटोत्कच आता है और घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको हम चंद्रगुप्त प्रथम कहते हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम आया। और चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, इसके लिए एक नाम हम यहां पे रख रहे हैं रियल फाउंडर। रियल फाउंडर, रियल फाउंडर का मतलब क्या है कि भले ही फाउंडर हम श्रीगुप्त को कहते हैं, हो सकता है कि किसी का राज्य मान लीजिए इतने बड़े इलाके में है, छोटा सा राज्य है और श्रीगुप्त यहां का शासक है, लेकिन बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट क्या करता है कि इस साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार दूर दूर तक कर दे, चारों तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार कर दे, यानी ये साम्राज्य इतना बड़ा कर दे। एम्पायर को बढ़ा देना, एक्सपेंशन कर देना, जो काम करता है, करने वाला व्यक्ति होता है, उसी को हम कहते हैं रियल फाउंडर। तो रियल फाउंडर कौन है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट है। चंद्रगुप्त फर्स्ट इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता पीरियड या गुप्ता एम्पायर। तो कुल मिलाकर यदि हम यहां पर देखें तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट की सबसे अच्छी बात क्या थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट की सबसे अच्छी बात यह थी कि जो ये रियल फाउंडर है, रियल फाउंडर के समय की सबसे अच्छी बात यह थी कि लिच्छवी राजकुमारी, नेपाल का एक डायनेस्टी चलता था, एक छोटा सा किंगडम था जिसको हम लिच्छवी कहते थे। तो लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी के साथ में इसका विवाह हुआ, और यह विवाह इस शर्तों पर हुआ कि कुछ इलाका चंद्रगुप्त फर्स्ट के एम्पायर में शामिल हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि मैरिज अलायंसेज, यानी कहीं ना कहीं इसकी पॉलिसी क्या है, मैरिज अलायंसेज, कि रिश्तेदारी बना लो और रिश्तेदारी बनाने के बाद में अपना राज्य बढ़ा लो। तो मैरिज अलायंसेज के दम पर अपने राज्य को बढ़ाना, यह चंद्रगुप्त फर्स्ट की पॉलिसी भी रही थी। और इस बात की जानकारी हमें जो इसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए उन कॉइन्स पर भी हम देखते हैं, तो एक तरफ हमें गॉडेस दुर्गा का इमेज मिलता है, तो दूसरी तरफ कुमार देवी और चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो इमेज है वो हमें दिखाई देती है। तो कुमार देवी और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद इनका जो उत्तराधिकारी बनता है, जो इनका सक्सेसर बनता है, वो बनता है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त इतना इंपॉर्टेंट रूलर है कि अलग अलग हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त is considered as Napoleon of India for his great victory over the southern India, या मिलिट्री कैंपेन के लिए। यानी समुद्रगुप्त, जब भी हम समुद्रगुप्त कहते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि मिलिट्री कैंपेन, यानी जो भी इसने सैन्य गतिविधियां की या लोगों को जो जीता, आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो नेपोलियन ऑफ इंडिया है, इसने अपने जीवन में 100 वॉर्स या 100 बैटल्स, इसको हम हीरो ऑफ 100 बैटल्स भी कह सकते हैं।
ऐसा व्यक्ति जो कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं, हीरो ऑफ 100 बैटल्स, वो है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ना सिर्फ 100 बैटल को जीतने वाले हैं, बल्कि इनकी नेवी इतनी स्ट्रांग थी कि श्रीलंका से लेकर के इंडोनेशिया तक भी ये टैक्स वसूली कर लिया करते थे। इमेजिन करके आप देखिए कि साउथ इंडिया के 12 किंग्स, उन लोगों की एक ज्वाइंट आर्मी थी, उन ज्वाइंट आर्मी को इन्होंने क्या किया, डिफीट कर दिया, हरा दिया। और हराने के बाद में जब सारे राजाओं ने सरेंडर कर दिया तो बाद में उनका राज्य पुनः उन्हें वापस कर दिया। ऐसी विक्ट्री को धर्म विजय भी कहा जाता है। कई इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की इस विक्ट्री को धर्म विजय भी कहा। यानी कि इससे एक बात निकल कर आती है कि समुद्रगुप्त की जो पॉलिसी रही होगी, वो पॉलिसी क्या रही होगी, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया, अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। यानी हम राजाओं को जीतेंगे, जीतने के बाद में फिर से हम राजाओं का राज्य वापस कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि वो राजा हमारे लिए हमेशा वफादार बनकर भी रहेंगे और हमें उनके राज्य का प्रशासन भी नहीं देखना है। समुद्रगुप्त के बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है, समुद्रगुप्त के बाद में जो अगला आपका आता है, समुद्रगुप्त का जो सक्सेसर होता है उसको हम कहते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त सेकंड स्पेशली उसी को हम क्या कहते हैं, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य, इसे हम ग्रेट किंग मानते हैं, ग्रेट किंग कहते हैं। ग्रेट किंग इस सेंस में भी कहते हैं कि ऑप्टिमम लेवल पर जितना भी राज्य बड़ा हो सकता है उतना राज्य इसने बड़ा कर दिया। इसके अलावा जो उस समय का इसका सबसे बड़ा एनिमी शक क्षत्रप रुद्र सिंह थर्ड था, उसको भी इसने हरा दिया। और हराने के बाद में यानी आप कह सकते हो कि सौराष्ट्र को भी इसने जीत लिया। और सौराष्ट्र को जीतने के बाद में जब इसने एक शक राजा, शक रूलर को हराया, तो इसका नाम, इसने अपना नाम रख लिया था सकारी। तो इसी को हम सकारी भी कहते हैं। सकारी, सकारी का मतलब क्या है कि जो शकों को जीत लेता हो, सकारी, जो शकों को जिसने जीत लिया हो। और जो शक क्षत्रप था रुद्र सिंह थर्ड, उसको भी इसने हरा करके, यानी हम कह सकते हैं कि जो सौराष्ट्र, जिसको आज हम गुजरात कहते हैं, वह भी इसने अपनी बाउंड्री के अंदर ले आया। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड या जिनको हम विक्रमादित्य कहते हैं, ये इसलिए भी जाने जाते हैं कि इनका जो कोर्ट है, इनका जो दरबार था, उज्जैन का जो दरबार था, उसमें 9 जेम्स, 9 जेम्स का मतलब क्या है, 9 रत्न, 9 रत्न की यहां पे टीम भी रहती थी, जो समय समय पे राजा को परामर्श भी देती रहती थी। और इसके अलावा भी कई साहित्य लिखे गए, चाहे वो मैथमेटिक्स के बारे में हो, एस्ट्रोलॉजी के बारे में हो, आर्किटेक्ट के बारे में हो। लिटरेचर की बात करें तो कालिदास, जिनको हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वो भी इन्हीं के दरबार में थे। यानी कुल मिलाकर हम कहें तो इसका शासनकाल सबसे, बाकी राजाओं की तुलना में सबसे बेहतर माना जाता है। और चाइनीज ट्रेवलर फाहयान ने भी इसी समय भारत की यात्रा की थी। और फाहयान लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। और 15 वर्षों तक भारत में रहने के बाद जब फाहयान यहां से वापस गया तो उसने जो कुछ भी देखा, सुना और जाना, वो सब कुछ उसने यहां पे लिखा। तो हमें फाहयान के अकाउंट से भी पता चल जाता है कि उस समय का शासन कैसा था। नेक्स्ट जो इसका सक्सेसर बनता है, वो बनता है कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त सिर्फ इस बात के लिए जाने जाते हैं, फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर था वो था कुमारगुप्त। और नालंदा की यदि हम बात करें तो नालंदा अपने आप में, नालंदा को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहते हैं। महायान
जो बौद्ध धर्म का एक सेक्ट है उसी से रिलेटेड है, जो फिलोसफिकल थॉट्स पे बात करता है। नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता का आप अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि 9 मंजिला लाइब्रेरी थी इसकी, 20 लाख से भी ज़्यादा किताबों का कलेक्शन था, और जो लाइब्रेरी के हॉल होते हैं वो अलग अलग भागों में बटे हुए थे। रत्न रंजक, रत्न सागर, रत्नोदधि नाम के 3 बड़े बड़े हॉल होते थे। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए देश विदेश से स्टूडेंट्स आते थे, और एडमिशन लेने के लिए जैसे आजकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक वैसे ही उस जमाने में भी शास्त्रार्थ आयोजित किए जाते थे, और इसके बाद में लोगों का एडमिशन होता था। पूरी तरह से बोर्डिंग स्कूल था, रहना खाना सब कुछ फ्री हुआ करता था। तो ऐसा जो विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, ये कुमारगुप्त के समय बनाया गया, और उसके बाद में कुमारगुप्त के बाद में जो लास्ट में एक रूलर आता है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के समय पे भारत पर कई विदेशी शक्तियों के आक्रमण, अटैक बार बार होने लगते हैं, जिनमें से एक था हुड़ या हुनाज के कंटिन्यूअस अटैक होने लगते हैं, और जिससे धीरे धीरे ये कमजोर होने लगता है। और कमजोर होने का मतलब ये है कि स्कंदगुप्त के बाद में लास्ट जो इसका रूलर होगा वो होगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो था वो गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, और इसके बाद में ये जो साम्राज्य था पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो यहां पर एक हमने जिक्र किया कौन सा राजा था, और उस राजा का क्या महत्व है, या उसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन करने में, या उसको डेवलप करने में क्या दिया। अब यहां पर हम देखते हैं इंपोर्टेंट ऑफिशियल्स, कौन कौन से ऑफिशियल्स थे। देखिए उस समय भारी भरकम नाम हुआ करते थे। भारी भरकम का मतलब होता है, जैसे एक शब्द होता है पोम्पस टाइटल्स, पोम्पस टाइटल्स यानी भारी भरकम उपाधियां। जैसे नॉर्मली कोई व्यक्ति सेनापति हो और उसके आगे हम जोड़ दें महासेनापति, तो ठीक वैसे ही आप कह सकते हैं कि उस समय के जो अधिकारी थे, काम क्या होता था, जैसे सपोज करें कि राजा यहां पे बैठा है, राजा ने क्या किया कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए। इन जगहों पर सेना है, और इन जगहों के सेना के जो अधिकारी हैं वो क्या हैं, सेनापति हैं, कमांडर इन चीफ हैं। तो जो राजा का सेंटर में सेनापति होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सुप्रीम कमांडर यानी महासेनापति। तो यहां पर सेनापति के लिए या कमांडर इन चीफ के लिए जो नाम दिए जाते थे वो नाम क्या है, महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत का मतलब ही होता है सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर का मतलब हो गया सेनापति। महादंड नायक, महादंड नायक की बात करेंगे तो ये इसकी हम कह सकते हैं चीफ जस्टिस कह सकते हैं। चीफ जस्टिस जिसको महादंड नायक कहते थे। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, सुप्रीम जो पोस्ट होती थी पुलिस डिपार्टमेंट की, उसको हम कहते थे दंड पासिका। ये नाम अक्सर जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये नाम आज भी वैसे ही पूछे जाते हैं, दंड पासिका या दंड पासिका। संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक यानी ये वॉर एवं पीस इनसे रिलेटेड मामले देखता था कि कब हमें युद्ध करना है और कब हमें युद्ध के बाद में शांति लेकर आना है। महाछपटलिक की बात करें तो महाछपटलिक आपका अकाउंट सेक्शन देखता था। अकाउंट सेक्शन का जो सुप्रीम ऑफिसर था उसको हम कहते थे महाछपटलिक। और ऐसे ही एजुकेशन एंड रिलीजन से रिलेटेड जो भी अधिकारी होता था उसको हम कहते थे विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे। हालांकि इनमें यदि हम देखें तो सबसे पावरफुल कौन होता था, किंग होता था। और किंग के साथ में जो मंत्रिपरिषद होती थी वो इसका प्रशासनिक योगदान रहता था। और उनकी राजाओं और मंत्रिपरिषद की या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी सहायता करने के लिए इस प्रकार के अधिकारी होते थे। जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो जुडिशियल सिस्टम 4 भागों में बटा हुआ था।
सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राजा का दरबार, जो कोर्ट होता था, राज दरबार जिसको हम कहते थे, रॉयल कोर्ट। कोई भी मामला है राजा के दरबार में होता था। राजा ही समझ लीजिए कि आज के सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जैसा था, जो राजा ने कह दिया वही मान लिया जाएगा। पूग, श्रेणी एंड कुल, यानी हम ये कह सकते हैं कि कुल का मतलब है कि जो ग्रामीण स्तर पर छोटे मोटे मामलों को सुलझा लिया जाता था। तहसील स्तर के जो कोर्ट होते थे उनको श्रेणी कह देते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूग कोर्ट हुआ करते थे। तो इनका जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी क्लासिफाइड किया गया था 4 भागों में। नेक्स्ट देखते हैं इनकी मिलिट्री सिस्टम। यहां पे एक शब्द लिखा है पदाती। पदाती का मतलब क्या है? पैदल सेना। पैदल सेना का मतलब क्या हो गया? यानी एक आर्मी ऐसी है जो पैदल चलती है, तो पदाती का मतलब यहां पे क्या हो गया? पैदल, पैदल चलने वाले सैनिक। रथारोही, रथ पर बैठकर चलने वाले, रथ पर बैठकर चलने वाले सैनिक। अश्वारोही का मतलब क्या है? हॉर्स, हॉर्स वाली जो आर्मी है इनकी। हॉर्स राइडर वाले सैनिक यानी घुड़सवार सैनिक जो होते हैं वो अश्वारोही हो गया। और गज सेना का मतलब है एलिफेंट आर्मी। तो हॉर्स आर्मी, एलिफेंट आर्मी, रथ वाली आर्मी यानी चैरियट आर्मी, और पैदल चलने वाली आर्मी। राजस्व यानी रेवेन्यू कहां से आता था? रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो रेवेन्यू कलेक्शन के जो सोर्सेस थे, रेवेन्यू कलेक्शन के जो सोर्सेस थे या जो इंपॉर्टेंट टैक्सेस थे, टैक्सेस जो थे वो क्या थे? सबसे पहला था भाग। भाग, भाग को यहां पे हम क्या कहेंगे? भाग, भागा। यानी जो भी लैंड प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 पार्ट जो होता था उसको हम भाग कहते थे। दूसरा शब्द है भोग। राजा को डेली टू डेली जो राजा को फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स जो भी दी जाती थी, यानी राजा जिनका भोग करता था, कंज्यूम करता था, उसको भोग कहते थे। उद्रक, जो परमानेंट कल्टीवेशन करने वाले काम करते थे, जो परमानेंट कल्टीवेशन करने वाले पीजेंट होते थे, उन्हीं पर उद्रक लगाया जाता था। और टैक्स 2 तरीके से होता था, एक तो होता था आपका कैश में और एक होता था ग्रेनरी के रूप में या अनाज के रूप में। कैश के रूप में, कैश टैक्स के रूप में ये हिरण्य कहलाता था। ये नाम आपके एग्जाम में यूपीएससी में पूछा गया कि हिरण्य क्या था, तो हिरण्य कैश में लिया जाने वाला टैक्स था। और जो मे है वो ग्रेनरी या अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर था। महिलाओं की स्थिति, पोजीशन ऑफ वुमेन्स, वुमेन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। जब हम पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड की बात करेंगे तो यहां पर क्या है आपका? पर्दा सिस्टम। अल्पायु में विवाह का मतलब क्या हो गया? चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह यानी कम समय में विवाह हो जाना। देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा यानी हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में, महिलाओं की जो पोजीशन थी उसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन आया। सती प्रथा जैसे भी सती कस्टम, सती कस्टम के भी हमें यहां पे प्रमाण मिलते हैं। मध्य प्रदेश के ऐरण में, ऐरण एमपी, मध्य प्रदेश के ऐरण में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें पता चलता है कि सती प्रथा भी उस समय होती थी। हालांकि बहुत बड़े स्तर पर नहीं थी, लेकिन हमें एग्जाम्पल के तौर पर कुछ मिल जाते थे। यहां पे ये आपके सामने दिखाई दे रहा है महाकाल मंदिर, और तुलसीदास का, जो कालिदास का जो मेघदूतम है,
कालिदास के मेघदूतम में बताया जाता है कि जब भी कोई महाशिवरात्रि का अवसर होता था या कोई बड़ा त्योहार होता था तो वहां पर देवदासी का नृत्य दिखाया जाता था। इसके अलावा जब हम देवदासी की बात करें तो देवदासी का मतलब होता है कि किसी लड़की का विवाह किसी मंदिर की मूर्ति से करा दिया जाए और इसके बाद में वह लड़की मंदिर की प्रॉपर्टी बनकर रह जाती थी। आज हम देखते हैं जब तो आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 23 में किसी भी प्रकार का जो फोर्स्ड लेबर होता है उसको बैन किया गया है, महिलाओं और देवदासी प्रथा को भी बैन कर दिया गया है। और हाल फिलहाल में हम देखें तो कर्नाटक राज्यों में या दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां पर कहीं कहीं पर ऐसी खबरें आ जाती हैं कि देवदासी प्रथा को आजाद कराया गया या पुलिस ने वहां पर देवदासी प्रथा से किसी को मुक्त कराया। हालांकि भारत में आज देखें तो देवदासी प्रथा पूरी तरह से बैन है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं को बहुत ज्यादा राइट वहां पे नहीं मिले थे, कुछ समस्याएं थी। मंदिरों की बात करें कि टेंपल्स उस समय कैसे काम करते थे, तो उस समय कुछ टेंपल्स हैं, कई बार लिस्ट में पूछ लिए जाते हैं कि कौन से टेंपल कहां पे है। तो जबलपुर में तिगवा का मंदिर हो गया, सतना जो आपका एमपी में है, जबलपुर एमपी में है, पन्ना एमपी में है, कानपुर यूपी में, ललितपुर यूपी में। ये कुछ ऐसे मंदिर हैं। एजुकेशन एंड लिटरेचर, एजुकेशन और लिटरेचर की यदि हम बात करें तो जो फेमस सेंटर थे शिक्षा के, पाटलिपुत्र जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं, बल्लभी गुजरात में है, उज्जैनी मध्य प्रदेश में जिसको आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, काशी जो आपका वाराणसी, काशी वाराणसी जो आपका यूपी में है, और मथुरा। ये सब हम कह सकते हैं कि फेमस सेंटर थे एजुकेशन एंड लिटरेचर के। और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या इंटरनेशनल फेमस जो इंस्टीट्यूट था उस समय का वो था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। कुछ रचनाएं देख लेते हैं। लिटरेरी वर्क, कई बार सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी किताबें किससे संबंधित हैं। तो यहां पे आप देखेंगे ऋतु संहार, जहां पे विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का वर्णन किया गया कि भारत में कितने प्रकार के सीजन होते हैं। जब हम सीजन की बात करते हैं तो मोटे तौर पर मानते हैं कि विंटर सीजन यानी शीतकालीन, समर सीजन, मॉनसून सीजन, 3 सीजन की बात होती है। इसके अलावा जब हम कालिदास की नजर से देखेंगे तो कालिदास कहते हैं कि यहां पर 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म, शरद, वर्षा ऋतु, शिशिर, हेमंत, बसंत। इस प्रकार इस देश में षड ऋतु सदा लगंत, यानी 6 प्रकार की ऋतुओं का जिक्र करते हैं। मेघदूतम में एक इन्होंने स्टोरी सुनाई है कि किस प्रकार से स्वर्ग से एक जो नायक है वो स्वर्ग में बैठी हुई नायिका किस प्रकार से बादलों को अपना मैसेंजर बनाकर मृत्युलोक में रहने वाले अपने नायक के पास या अपने पति के पास में कुछ संदेश भेजती है। तो एक इसमें पूरी कल्पना की गई है और कल्पना के आधार पर पूरा महाकाव्य रचा गया मेघदूतम। कुमार संभवम, रघुवंशम हिस्टोरिकल स्टोरीज से रिलेटेड है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की जो लव स्टोरी है उससे रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ अन्य किताबें जो हैं उस दौर में लिखी गई, मुद्रा राक्षस जिसके राइटर विशाख दत्त हैं, बृहत संहिता वाराह मिहिर हैं, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट वही हैं जिन्होंने जीरो इन्वेंशन किया था, जीरो इन्वेंशन। और पंचतंत्र की बात करें तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र कितना पॉपुलर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पंचतंत्र मोर देन 50 लैंग्वेजेज, 50 से भी अधिक भाषाओं में इसका ट्रांसलेट हो चुका है और दुनिया में बच्चों को पढ़ाई जाने वाली कथा कहानियों में सबसे पॉपुलर किताब आपकी पंचतंत्र है। तो यहां पर एक हमने प्रयास किया कि आपके एनसीईआरटी में
किस प्रकार से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें चीजें पढ़नी होगी। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक होंगी, तो चीजें हमें याद करने में भी आसानी होती हैं। और अल्टीमेटली इन सब का एक ही एम है कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट फिर किसी टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू।